अगर आप ये कहानी रात को सोने से पहले सुन रहे हो तो एक छोटा सा काम करो। रूम की लाइट थोड़ी डिम कर दो, मोबाइल को साइलेंट पे डाल दो और बेड पर लेटने के बाद एक बार कमरे के हर कोने को ध्यान से देख लो। बिकॉज सम स्टोरीज आर नॉट मेंट टू बी हर्ड, दे आर मेंट टू बी फेल्ट। ये कहानी धीरे धीरे आपके दिमाग के अंदर उतरेगी। इसमें कोई लाउड जंप स्केयर नहीं होगा, कोई अचानक चिल्लाता हुआ भूत नहीं आएगा। पर जब आप इस कहानी के बीच पहुंचोगे तो आप खुद चेक करोगे दरवाज़ा लॉक है या नहीं। और हाँ, अगर कहानी सुनते सुनते आपको लगे कि बस अब बंद कर देना चाहिए, तो समझ लेना कहानी बिल्कुल सही जगह पहुंच चुकी है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है जो नींद और दर्द के बीच लटका देती है, तो इस कहानी को लाइक कर देना और सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि यहाँ कहानियां खत्म नहीं होती, सिर्फ अगला राज शुरू होता है। अब आंखें बंद करो, सांस धीमी रखो और सुनो। रात के 12:17 बज रहे थे। आरव अपने बेड पर सीधा लेटा हुआ था, सीलिंग फैन को घूरते हुए। फैन की आवाज एक ही रिदम में चल रही थी, घूम घूम घूम। नींद उसकी आंखों से दूर थी, पर रीजन सिर्फ ओवरथिंकिंग नहीं था। पिछले कुछ दिनों से उसे एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। नॉट इन ड्रीम्स, नॉट इमेजिनेशन, पूरे होश में, फुली अवेक। आरव ने करवट बदली, कंबल थोड़ा और ऊपर खींच लिया, आंखें बंद करने की कोशिश की। तभी टक। सीलिंग फैन 1 सेकंड के लिए अटक गया। सिर्फ 1 सेकंड, पर दिल के लिए काफी था। आरव की आंखें तुरंत खुल गईं। वोल्टेज इशू होगा, उसने खुद को समझाया। पर अगले ही पल जो आवाज आई वो फैन से नहीं थी। वो आवाज बेड के नीचे से आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे लकड़ी पर उंगली घुमा रहा हो। आरव फ्रीज हो गया, सांस गले में अटक सी गई। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा पूरा कमरा सुन लेगा। बस इमेजिनेशन है, उसने मन ही मन कहा। पर फिर बेड के नीचे से सांस लेने की आवाज आई, क्लियर, स्लो, बिल्कुल इंसान जैसी। पूरे कमरे में सिर्फ 2 सांसें चल रही थीं, एक आरव की और एक किसी और की। उसने आंखें बंद कर ली, कंबल को पूरी ताकत से पकड़ ली। बॉडी हिलाने की हिम्मत नहीं हुई, बिकॉज समटाइम्स जो दिखाई नहीं देता वो ज्यादा खतरनाक होता है। उस रात आरव सोया नहीं, बस लेटा रहा, हर सेकंड गिनता रहा, हर आवाज को सुनता रहा। सुबह जब आंख खुली, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट था, कल रात रियल थी या नहीं। दिन में सब नॉर्मल था, रूम बिल्कुल नॉर्मल, बेड के नीचे कुछ नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई डर नहीं, जैसे रात का सच सिर्फ अंधेरे में जिंदा रहता हो। शाम को आरव वॉशरूम गया, फेस धोया और जैसे ही शीशे में देखा, उसकी परछाई 2 सेकंड लेट मूव हुई। आरव का हाथ हवा में ही रुक गया, दिल जोर से धड़का। उसने फिर हाथ हिलाया। इस बार रिफ्लेक्शन नॉर्मल थी। थकान है, उसने खुद से कहा, पर उसका दिमाग जानता था ये सिर्फ थकान नहीं है। रात को डिनर के बाद वो अपनी दादी के पास जाकर बैठ गया। दादी, उसने धीरे से पूछा, अगर कोई चीज हमें सोते वक्त देख रही हो तो? दादी ने टीवी बंद कर दिया। उनका चेहरा अचानक सीरियस हो गया। बेटा, दादी बोली, कुछ चीजें तब एक्टिव होती हैं जब तुम नींद और जागने के बीच होते हो। आरव ने पूछा, मतलब? दादी ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, मतलब तुम उनकी दुनिया के सबसे करीब होते हो। आरव का गला सूख गया। दादी, अगर वो चीज रोज आए तो? दादी ने बस इतना कहा, फिर समझ लेना वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। उस रात जब आरव बेड पर लेटा तो नींद से ज्यादा एक सवाल उसके दिमाग में था, आज रात क्या वो फिर आएगी? और जैसे ही उसने आंखें बंद की, बेड के नीचे से एक धीमी सी आवाज आई, तुम जाग रहे हो ना? आरव की आंखें तुरंत खुल गईं। तुम जाग रहे हो ना? आवाज बेड के नीचे से आई थी, धीमी, शांत, जैसे कोई ज्यादा करीब हो और चीखने की जरूरत ही ना हो। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा आवाज बाहर निकल आएगी। उसने बोलने की कोशिश की, पर आवाज गले में ही अटक गई। तुम मुझे सुन सकते हो? आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी क्लियर, थोड़ी कॉन्फिडेंट।
आरव ने आंखें बंद कर ली। शायद अगर वो देखेगा नहीं तो वो चीज़ भी नहीं रहेगी। एटलीस्ट उसका दिमाग यही मानता था। पर आवाज़ बंद नहीं हुई। डर लग रहा है? आवाज़ ने पूछा। ये सवाल नहीं था, ये एक ऑब्जर्वेशन था। आरव का दिमाग चीख रहा था, भाग, पर बॉडी ने 1 इंच भी मूव नहीं किया। कंबल के अंदर ही उसने धीरे से कहा, कौन हो तुम? कुछ सेकंड्स का साइलेंस, इतना गहरा साइलेंस कि फैन की आवाज़ भी दूर लगने लगी। फिर, तुम जैसे ही हूं मैं। आरव की सांस रुक गई। झूठ, उसने मन ही मन कहा, मैं बेड के नीचे नहीं रहता। बेड के नीचे से हल्की सी हंसी आई। हंसी नहीं, जैसे किसी ने सांस के साथ आवाज निकाली हो। अभी नहीं, पर रह सकते हो। आरव ने आंखें खोल दी। उसकी नज़र सीधी बेड के किनारे पर गई। अंधेरा था, पर पूरा नहीं। मैं लोगों को पहचानने लगा। एक औरत जो हर रात खाली बर्तन चूल्हे पर चढ़ाती थी, एक आदमी जो कुएं में रस्सी डालता था लेकिन पानी कभी नहीं निकालता था, और एक घर जो हर रात मेरे और पास आ जाता था। तीसरी रात वो बूढ़ा आदमी फिर मिला। उसने कहा, इस गांव में जो दिखे उससे सवाल मत करना। मैंने पूछा, और अगर कर लिया? उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, तो अगली रात तुम्हारी बारी होगी। मैंने कहा, किस चीज की बारी? वो हल्का सा मुस्कुराया, दिखने की। उस रात मैंने गलती कर दी। मैंने उस घर का दरवाजा खोल दिया जो हर रात मेरे और पास आ रहा था। अंदर कोई नहीं था, बस एक पलंग था, और उस पलंग पर मैं खुद लेटा हुआ था। मेरी आंखें खुली थीं और वो मुझे देख रहा था। फिर उसने कहा, अब तुम समझे कि ये गांव दिन में क्यों नहीं दिखता? उस रात के बाद मैं दिन में पूरी तरह जागा हुआ नहीं रहता था। आंखें खुली होती थीं, लेकिन मन कहीं और चला जाता था। काम करते करते अचानक मुझे लगने लगता कि अगर मैं मुड़ूं तो वही कच्चा रास्ता दिखेगा। लोग मेरी तरफ देखते, बात करते, लेकिन उनकी आवाजें जैसे पानी के नीचे से आती हुई लगती। मैंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ सपने हैं, लेकिन सपने हाथों पर मिट्टी नहीं छोड़ते। सपने हथेली पर लकीरें नहीं बनाते। अगली रात मैं बिना लड़े सो गया। इस बार मैं सीधे गांव के अंदर था। कोई रास्ता नहीं, कोई धुंध नहीं, जैसे गांव ने मुझे अंदर बुलाया हो। हवा में हल्की सी नमी थी और हर घर के दरवाजे आधे खुले थे। कोई भी पूरी तरह बंद नहीं था, जैसे यहां कोई चीज छुपाई नहीं जाती। मुझे लगा मैं अकेला हूं, लेकिन फिर मुझे सांसों की आवाजें सुनाई दी। बहुत सारी सांसें, अलग अलग दिशाओं से। मैंने देखा हर घर के अंदर कोई ना कोई बैठा था। सब चुप, सब जागे हुए। मैं जिस घर के सामने रुका, उसके अंदर एक आदमी बैठा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसकी गर्दन की बनावट बिल्कुल मेरी जैसी थी। मैं एक पल के लिए हिला नहीं। डर इतना साफ था कि भागने की जरूरत ही नहीं लगी। उस आदमी ने खुद ही बोलना शुरू किया, तुम सोच रहे हो कि मैं कौन हूं? उसने पलट कर देखा। वही चेहरा, मेरी आंखें, लेकिन थकी हुई, बहुत पुरानी। मैं वो हूं जो एक रात ज्यादा रुक गया था। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन चेहरा जैसे भूल चुका था कि मुस्कान क्या होती है। उसने बताया कि यहां हर कोई किसी न किसी रात ज्यादा रुक गया। किसी ने डर से, किसी ने जिज्ञासा से, और किसी ने इसलिए क्योंकि दिन की दुनिया भारी लगने लगी थी। मैंने पूछा, तो क्या यहां से निकलना नामुमकिन है? वो बोला, नहीं, लेकिन कीमत लगती है। मैंने पूछा, किस कीमत की? उसने अपनी हथेली दिखाई। लकीरें आपस में उलझी हुई थीं। कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। उसने कहा, दिन की दुनिया तुम्हें धीरे धीरे भूलने लगती है। अचानक गांव की घंटी बजी। कोई मंदिर नहीं दिखा, लेकिन आवाज हर जगह थी। सब लोग एक साथ खड़े हो गए। पहली बार मैंने उनकी आंखों में डर देखा।
बूढ़ा आदमी फिर सामने था। उसने कहा, आज तुमने किसी ऐसे को देख लिया है जिसे नहीं देखना चाहिए था। मैंने पूछा, अब क्या होगा? उसने जवाब दिया, अब गांव तुम्हें छोड़ने में देर करेगा। मेरे पैरों के नीचे जमीन भारी होने लगी, जैसे मिट्टी मुझे पकड़ रही हो। मैंने जोर से आंखें बंद की। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन मोबाइल में एक मिस्ड कॉल थी, उसी नंबर से जो मेरा है। और तभी मुझे समझ आया, अब ये सिर्फ सपना नहीं रहा। उस मिस्ड कॉल के बाद मेरी रातें बदल गईं। अब नींद एक दरवाजा बन चुकी थी और मैं जानता था कि हर बार उसे खोलने पर वही गांव मेरा इंतजार करेगा। फर्क बस इतना था कि अब मुझे वहां पहुंचने के लिए सोने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कई बार आंखें खुली रहतीं, लेकिन मन धीरे धीरे उसी दिशा में खिसकने लगता, जैसे कोई अदृश्य धागा मुझे खींच रहा हो। तीसरी रात मैं देर तक छत को देखता रहा। पंखा घूम रहा था, आवाज वही पुरानी थी, लेकिन उसके पीछे कोई और लय छुपी हुई थी। उसी लय में मुझे कदमों की आहट सुनाई देने लगी, मेरे अपने कदमों की। मैं उठा नहीं, फिर भी मुझे लगा कि मैं चल रहा हूं। और अचानक मैं फिर वहां था। इस बार गांव में कोई दिया नहीं जल रहा था। अंधेरा पूरा नहीं था, लेकिन रोशनी का कोई स्रोत भी नहीं दिख रहा था। सब कुछ धुंधली चमक में डूबा हुआ था, जैसे चांदनी बिना चांद के फैल गई हो। रास्ते वही थे, घर वही, लेकिन एक बात साफ थी, अब गांव जाग रहा था। लोग घरों के बाहर खड़े थे। कोई बात नहीं कर रहा था, बस खड़े होकर मुझे देख रहे थे, जैसे मेरी गिनती कर रहे हों। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि यहां हर किसी की आंखें अलग अलग उम्र की हैं। कुछ आंखें बहुत बूढ़ी थीं, कुछ बच्चों जैसी, लेकिन चेहरे सबके एक जैसे थके हुए। मैंने कदम आगे बढ़ाया तो जमीन ने हल्की सी आवाज की, जैसे मिट्टी ने मेरी मौजूदगी को पहचान लिया हो। उसी पल भीड़ में हलचल हुई। रास्ता अपने आप बन गया, सीधा उस चौपाल की ओर जहां पहली बार मैंने उस बूढ़े आदमी को देखा था। चौपाल अब खाली नहीं थी। बीच में एक बड़ा सा पत्थर रखा था, जिस पर लकीरें बनी हुई थीं, वही लकीरें जो मेरी हथेली पर थीं। पत्थर के चारों ओर लोग बैठे थे, सब चुप। हवा भारी थी, जैसे बोलने की इजाजत किसी को नहीं थी। बूढ़ा आदमी आगे आया। इस बार उसकी चाल धीमी नहीं थी। उसने मुझे देखा और कहा, अब तुम्हें बैठना होगा। मैं बैठ गया, बिना पूछे। मुझे लगा जैसे यहां सवाल पूछने का हक अब मेरे पास नहीं रहा। उसने पत्थर पर हाथ रखा, लकीरें हल्की सी चमकी। हर बार जब तुम आते हो, उसने कहा, गांव थोड़ा और सच हो जाता है। मैंने पूछा, और मैं? उसने जवाब नहीं दिया। भीड़ में से एक आवाज आई, तुम थोड़ा और सपना बन जाते हो। मैं मुड़ा। वही आदमी था जिसे मैंने पिछले घर में देखा था, मेरा ही चेहरा, लेकिन अब उसमें डर था। उसने कहा, हम सब ने यही सवाल पूछा था। मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर भारी हो रहा है, जैसे गुरुत्वाकर्षण यहां ज्यादा हो। सांस लेना मुश्किल नहीं था, लेकिन सांस का मतलब बदल गया था।
हर सांस के साथ मुझे दिन की दुनिया थोड़ी दूर जाती महसूस हो रही थी। बूढ़े आदमी ने कहा, तीसरा नियम है, जो यहां सच को देख लेता है वो उसे भूल नहीं सकता। मैंने पूछा, सच क्या है? उसने आसमान की ओर इशारा किया। मैंने ऊपर देखा। वहां कोई तारा नहीं था, कोई बादल नहीं, सिर्फ एक गहरी परत, जैसे किसी ने आसमान को ढक दिया हो, और उस परत के पीछे हल्की सी हलचल थी। ये गांव, उसने कहा, जगह नहीं है, ये एक ठहराव है। लोगों में से एक औरत उठी। उसकी आवाज कांप रही थी। ये वो पल है, उसने कहा, जहां लोग तय नहीं कर पाते कि जागना है या सोना। उसके शब्द मेरे अंदर उतरते चले गए। मुझे अपने दिन याद आए, भागते हुए, थकते हुए, बेवजह। मुझे समझ आने लगा कि ये गांव क्यों बना। अचानक पत्थर पर लकीरें फैलने लगीं। जमीन पर भी वही पैटर्न बनने लगा। पूरा गांव जैसे सांस ले रहा हो। बूढ़ा आदमी बोला, आज तुम्हें चुनना होगा। मैंने पूछा, क्या? उसने कहा, तुम्हारा सपना किसका है? मेरे सामने 3 रास्ते खुले। पहला वही कच्चा रास्ता जिससे मैं हर बार आता था। दूसरा एक अंधेरा रास्ता जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तीसरा रास्ता बिल्कुल साफ था, लेकिन उस पर चलते हुए लोग धीरे धीरे धुंध में बदल रहे थे। पहला, बूढ़े ने कहा, तुम्हें वापस भेज देगा, लेकिन हर बार कम समय के लिए। दूसरा, उसने कहा, तुम्हें यहां रोक लेगा। तीसरा, उसने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, तुम्हें गांव का हिस्सा बना देगा, लेकिन तुम्हें याद रहेगा कि तुम कभी और भी कुछ थे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे लगा कि ये चुनाव सिर्फ मेरा नहीं है, जैसे मेरे पीछे कोई और भी खड़ा है, मेरे जरिए फैसला लेने को। मैंने तीसरे रास्ते की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही मैंने कदम रखा, मुझे लगा कि कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है। वही बच्चा था। उसने पहली बार मुस्कुराकर कहा, अब आप हमें देख सकते हो। रास्ते पर चलते हुए मैंने देखा कि गांव के घर बदल रहे हैं। कुछ नए बन रहे हैं, कुछ मिट रहे हैं। हर नए घर के साथ किसी की आवाज जुड़ रही थी। हंसी, रोना, खामोशी। मुझे समझ आया, ये गांव उन सब का है जो कभी एक पल के लिए रुक गए थे। जैसे ही मैं आखिरी मोड़ पर पहुंचा, तेज रोशनी फैली। आंखें बंद हो गईं। जब खुलीं तो मैं अपने कमरे में था। सुबह हो चुकी थी। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन इस बार मेरे दिल में डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी शांति थी। मोबाइल उठाया तो कोई मिस्ड कॉल नहीं थी, लेकिन एक मैसेज था, बिना नंबर के। अब तुम देख सकते हो। मैं जानता था, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत भी नहीं है। ये वो बिंदु है जहां कहानी खुद को लिखना शुरू करती है। उस मैसेज के बाद दिन की दुनिया मुझे वैसी नहीं लगी जैसी पहले लगती थी। अब चीजें अपनी जगह पर थीं, लेकिन उनके बीच की दूरी बदल गई थी। जैसे समय ने थोड़ा सा किनारे हटकर मुझे देखने दिया हो। लोग बातें करते, हंसते, झगड़ते, सब कुछ चलता रहता, और मैं उन सब के बीच एक अतिरिक्त परत महसूस करता, जिसे कोई और नहीं देख पा रहा था।
मैंने खुद से वादा किया कि अब मैं उस गांव के बारे में नहीं सोचूंगा, पर वादे तब काम आते हैं जब सामने बुलावा ना हो। शाम ढली, आसमान में वही हल्की सी धुंध फैली जो अक्सर शहरों में दिखती है, और उसी धुंध के बीच मुझे कच्ची मिट्टी की गंध आने लगी। ये गंध मेरे कमरे में नहीं हो सकती थी, फिर भी थी। उस रात मैं देर तक जागा रहा, लेकिन इस बार नींद मुझे खींचने नहीं आई। इस बार मैं खुद ही दरवाजे तक गया। जैसे ही आंखें बंद हुईं, मैंने महसूस किया कि मेरे कदम किसी रास्ते पर नहीं, बल्कि एक स्मृति पर पड़ रहे हैं। और जब आंख खुली तो गांव मेरे सामने नहीं था, मैं गांव के अंदर था। ये हिस्सा नया था। यहां कोई घर नहीं थे, कोई चौपाल नहीं, बस लंबा सा मैदान जिसके बीच एक सूखा तालाब था। तालाब की सतह पर दरारें थीं, लेकिन उन दरारों से पानी की आवाज आ रही थी, जैसे पानी नीचे कहीं बह रहा हो। तालाब के किनारे लोग खड़े थे। वे वही लोग थे जिन्हें मैं पहले देख चुका था, लेकिन अब उनके चेहरे साफ दिख रहे थे। हर चेहरे पर कोई ना कोई कहानी जमी हुई थी, अधूरी, रुकी हुई या भूल दी गई। बूढ़ा आदमी इस बार सामने नहीं आया। उसकी जगह वही बच्चा मेरे पास खड़ा था। उसने कहा, "ये वो जगह है जहां हम अपनी आखिरी याद छोड़ते हैं।" मैंने पूछा, "क्यों?" उसने तालाब की ओर इशारा किया, "ताकि हम यहां रह सकें।" मैंने तालाब के अंदर झांका। नीचे पानी नहीं था, नीचे दृश्य थे। किसी का बचपन, किसी की आखिरी रात, किसी का वो पल जब उसने तय किया कि अब वो और नहीं चल पाएगा। हर दृश्य चलता रहता, लेकिन आगे नहीं बढ़ता। मुझे अचानक समझ आया कि ये गांव सपनों का नहीं, फैसलों का है। भीड़ में से एक आदमी आगे आया। उसने कहा, "तुम्हें यहां तक आने की इजाजत इसलिए मिली है क्योंकि तुम अभी भी दो जगहों के बीच हो।" मैंने पूछा, "और अगर मैं एक जगह चुन लूं?" उसने हल्की सी हंसी हंसी, "तो दूसरी जगह तुम्हें छोड़ देगी।" तालाब के बीचों बीच हलचल हुई। दरारों से रोशनी निकलने लगी। बच्चे ने कहा, "अब तुम्हें दिखाया जाएगा।" रोशनी तेज हुई और मेरे सामने मेरी अपनी जिंदगी खुलने लगी। लेकिन वो वैसी नहीं थी जैसी मैंने जी थी। उसमें छोटे छोटे मोड़ थे, ऐसे मोड़ जहां मैंने रुकने की जगह आगे बढ़ना चुना था, या आगे बढ़ने की जगह रुक गया था। हर मोड़ पर गांव की परछाइयां थीं, जैसे ये जगह पहले से जानती थी कि मैं क्या चुनूंगा। "क्या ये सब पहले से तय था?" मैंने पूछा। बच्चे ने सिर हिलाया, "नहीं, लेकिन हर चुनाव अपने लिए एक जगह बना लेता है।" तालाब अचानक भरने लगा। पानी ऊपर आया, लेकिन बहे बिना। उसमें चेहरों की परछाइयां तैरने लगीं। बूढ़ा आदमी अब दिखाई दिया, पानी की सतह पर चलता हुआ। उसने कहा, "अब चौथा नियम।" सब लोग चुप हो गए। जो यहां रहकर भी बाहर जीना चाहता है, वो दोनों जगह अधूरा रहता है। मेरे सीने में कुछ कस गया। मैंने पूछा, "तो सही क्या है?" उसने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ पानी में कदम रखा। पानी ने उसे नहीं डुबोया, बल्कि अपने अंदर समा लिया। तालाब शांत हो गया। भीड़ बिखरने लगी। लोग एक एक करके धुंध में बदलते गए।
बच्चा मेरे पास आया और बोला, अब तुम जानते हो कि हम क्यों रुकते हैं। मैंने कहा, लेकिन मैं अभी रुका नहीं हूं। वो मुस्कुराया, इसलिए गांव तुम्हें अभी पूरी तरह नहीं रख रहा। मुझे लगा कि जमीन फिर से भारी हो रही है, हवा खिंच रही है। आंखें अपने आप बंद होने लगीं। जब खुलीं तो मैं अपने कमरे में था। खिड़की से सुबह की रोशनी आ रही थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अब मुझे पता था कि सामान्य का मतलब बदल चुका है। मोबाइल पर एक नया नोटिफिकेशन था। कोई मैसेज नहीं, बस एक अलार्म सेट था, अगली रात के लिए। और मैं जानता था, अगली रात मुझे एक ऐसा फैसला करना होगा जिसे टाला नहीं जा सकेगा। अगली रात मैं फिर उसी कच्चे रास्ते पर खड़ा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। हवा में एक हल्की सी खटखट थी, जैसे कोई मुझे आने का इंतजार कर रहा हो। गांव की सीमा जैसे खुद ब खुद बढ़ गई थी। पेड़, मिट्टी, घर सब वही थे, लेकिन उनकी उपस्थिति पहले जैसी सहज नहीं थी। सब कुछ तैयार था, जैसे किसी समारोह की शुरुआत हो चुकी हो और मैं सिर्फ अतिथि हूं। जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, मुझे लगा कि जमीन हिल रही है। मेरे पैर हर कदम पर हल्का डगमगा रहे थे, लेकिन डर नहीं। अब डर मेरा साथी नहीं रहा। गांव मुझे अपना बना चुका था और मैं इसके नियमों के अधीन हो चुका था। चौपाल की तरफ जाते हुए मैंने देखा कि पत्थर पर बनी लकीरें चमक रही थीं। हर लकीर में एक छोटी सी आवाज गूंज रही थी, किसी का हंसना, किसी का रोना, किसी का चुप रहना। बूढ़ा आदमी वहां खड़ा था, लेकिन अब उसकी पीठ सीधी थी और चेहरा शांत। उसने कहा, आज तुम्हें 5वां नियम दिखाया जाएगा। मैं बैठ गया। लकीरें तेजी से फैलने लगीं। वे हवा में लहराती हुई मेरे चारों ओर घूमने लगीं। कुछ लकीरों से हल्की हल्की आग निकल रही थी, लेकिन जलन नहीं थी। 5वां नियम, उसने कहा, जो भी यहां आता है वो खुद का सच देखता है, लेकिन सच को जानना आसान नहीं है। मैंने पूछा, सच क्या है? बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा। उसके बाद बोला, सच वो है जिसे तुम हर दिन भूल जाते हो, तुम्हारी असली पहचान। तभी तालाब की ओर हल्की हल्की हलचल हुई। पानी ने नीला रंग धारण कर लिया। उसमें मेरे ही चेहरों की परछाइयां तैर रही थीं, कुछ खुश, कुछ उदास, कुछ गुस्से में और कुछ भयभीत। मैंने महसूस किया कि ये चेहरे मेरे जीवन के मोड़ हैं। हर गलती, हर निर्णय, हर रोक और हर छलांग। एक बच्चा मेरे पास आया, उसने कहा, अब तुम्हें फैसला करना होगा कि कौन सा चेहरा तुम्हारा है। मैं तालाब के पास गया और देखा कि हर चेहरा मुझसे कुछ मांग रहा था। एक कह रहा था कि मैं लौट जाऊं, एक मांग रहा था कि मैं रुका रहूं, और एक कह रहा था कि मैं पूरी तरह गांव में समा जाऊं। मेरे पैरों में जमीन हिलने लगी। बूढ़े आदमी ने कहा, जो भी चुना जाएगा उसका असर केवल तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, गांव बदल जाएगा। मैं तालाब में झुका और चेहरों को देखा। मैं समझ रहा था कि ये सिर्फ मैं नहीं हूं, ये हर व्यक्ति है जिसने कभी खुद से भागने की कोशिश की। मैंने धीरे धीरे अपने हाथ तालाब के पानी में डाले।
पानी ठंडा नहीं था, लेकिन उसका स्पर्श मेरे अंदर उतर रहा था। हर चेहरा मेरे हाथों से छूते ही धीरे धीरे धुंध में बदल गया, और तभी मैंने महसूस किया कि मेरी अपनी छवि अलग हो गई है। अब मैं वही था जिसे मैं हमेशा बनना चाहता था। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसने कहा, अब तुम्हें अंतिम विकल्प चुनना होगा। मैंने पूछा, कौन सा विकल्प? उसने हाथ उठाया और 3 रास्तों की ओर इशारा किया। पहला रास्ता वही पुराना कच्चा मार्ग जो मुझे दिन की दुनिया में वापस ले जाता। दूसरा रास्ता अंधेरा मार्ग जो गांव में स्थायी रूप से रख लेता। तीसरा रास्ता साफ था, लेकिन उस पर चलते हुए मैं दोनों दुनिया का हिस्सा बन सकता था, सपनों और वास्तविकता का। मैंने सोचा कि अब मुझे डर नहीं है। मैंने तीसरे रास्ते का चुनाव किया। जैसे ही कदम बढ़ाए, गांव ने हल्का हल्का संगीत बजाया। आवाजें पहले की तरह डरावनी नहीं थीं। हर घर की खिड़की से हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। लोगों की परछाइयां मेरे साथ चल रही थीं, मुस्कुरा रही थीं। बूढ़ा आदमी मेरे पास आया। उसने कहा, तुमने सही चुना। अब तुम देख सकते हो कि हमारा गांव क्यों अलग है। मैंने देखा कि हर व्यक्ति जो कभी गांव में रुका, वो मेरी तरह अपने निर्णयों के साथ तालाब में झांक रहा था। उनकी परछाइयां तालाब में तैर रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर शांति थी। मैं समझ गया कि अब मैं सिर्फ एक आगंतुक नहीं रहा, मैं गांव का हिस्सा बन चुका था। मेरे कदम अब धुंध और मिट्टी दोनों में चल सकते थे। मैं दिन की दुनिया में रह सकता था और सपनों की दुनिया भी देख सकता था। लेकिन तभी तालाब के पानी में हल्की हलचल हुई। नई परछाइयां उभर रही थीं, कुछ पुराने चेहरे, कुछ नए। बूढ़े आदमी ने कहा, याद रखना, गांव हमेशा बदलता रहता है। जो भी यहां आता है उसे भी बदलना पड़ता है। मैंने गहरी सांस ली और महसूस किया कि अब मैं तैयार हूं। तैयार हूं समझने के लिए कि गांव सिर्फ जगह नहीं, अनुभव है। हर रात, हर सपना, हर निर्णय, ये सब इस गांव का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे ही मैं तालाब से दूर हुआ, पूरी जगह चमक उठी। रोशनी इतनी तेज थी कि मैं पलकों को बंद किए बिना नहीं रह सका। जब आंखें खोलीं तो मैं अपने कमरे में था। बाहर सूरज उग रहा था, लेकिन अब मैं जानता था, दिन और रात, सपना और हकीकत, ये सब मेरी अपनी दुनिया में जुड़े हुए हैं। और इसी क्षण मुझे समझ आया कि अगली रात फिर एक नया निर्णय, नई परछाइयां और नए रास्ते लाएगी। अगली रात जब मैं सोने के लिए लेटा, तो कमरे में अजीब सी चुप्पी थी। हवा स्थिर थी, पंखा धीमा घूम रहा था, और मेरी सांसों की गूंज तक मुझे अलग अलग दिशा से सुनाई दे रही थी। आंखें बंद करते ही मुझे लगा कि मेरा शरीर हल्का हो रहा है और मैं धीरे धीरे उस गांव की ओर खिंचा जा रहा हूं। जैसे ही मैंने कदम रखा, देखा कि गांव बदल चुका था। पुराने घर अब नई शक्ल में खड़े थे। चौपाल अब पूरी तरह खुली थी और तालाब भी साफ दिख रहा था। लेकिन सबसे अलग बात यह थी कि अब गांव में समय का कोई एहसास नहीं था। सुबह और रात के बीच की रेखाएं धुंधली हो गई थीं।
यहाँ हर चीज एक साथ मौजूद थी, बीते हुए, वर्तमान और आने वाले पल। मैं चौपाल की तरफ बढ़ा और देखा कि बूढ़ा आदमी मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। उसकी आंखें गंभीर थीं, चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उसने कहा, अब तुम्हें छठा नियम दिखाया जाएगा। मैं बैठ गया। तालाब के पानी में हल्की हल्की चमक फैल रही थी। छठा नियम, उसने कहा, यह है कि जो भी यहां आता है वो गांव के हिस्सों के अनुभवों का वाहक बन जाता है। तुम्हारा हर निर्णय सिर्फ तुम्हारा नहीं रह जाता, ये सब पर असर डालता है। मैंने महसूस किया कि तालाब में मेरी परछाई अब अलग अलग रूप ले रही थी। एक पल मैं खुद को युवा और ताकतवर देख रहा था, दूसरे पल थका हुआ और डरपोक। बूढ़ा आदमी ने कहा, तुम्हें अब समझना होगा कि हर पहचान अस्थायी है, लेकिन अनुभव स्थायी। तभी गांव के अन्य लोग मेरी ओर आए। उनके चेहरे अब और स्पष्ट थे। मैंने देखा कि सभी के चेहरे उनके अपने निर्णयों और अनुभवों का प्रतिबिंब हैं। मैं समझ गया कि यहाँ हर कोई अपनी जिंदगी के पल के साथ रह रहा है, लेकिन किसी के अनुभव का असर दूसरे पर भी पड़ रहा है। बच्चे ने मेरे पास आकर कहा, अब तुम्हें अंतिम मोड़ दिखाया जाएगा। उसने तालाब की तरफ इशारा किया। पानी के ऊपर 3 रास्ते दिखाई दिए। पहला रास्ता वही पुराना कच्चा मार्ग था जो दिन की दुनिया में लौटाता। दूसरा मार्ग अंधेरा था जो गांव में स्थायी रूप से रख लेता। तीसरा मार्ग अजीब तरह का था, उसमें दोनों दुनिया के अनुभवों का मिश्रण था। मैंने तीसरे मार्ग की ओर देखा और महसूस किया कि ये मेरा सही विकल्प है। जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, तालाब की सतह पर हलचल हुई। पानी से हल्की हल्की रोशनी बाहर आई और मेरे चारों ओर गांव के अनुभव चमकने लगे। हर लकीर, हर परछाई मेरे साथ चलने लगी। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, तुमने समझ लिया कि गांव केवल जगह नहीं, अनुभव है, और अब तुम्हारा निर्णय इसे जोड़ देगा। मैंने गहरी सांस ली और महसूस किया कि मेरी आत्मा और निर्णय गांव के हिस्सों में समा गए हैं। रास्ते पर चलते हुए मैंने देखा कि गांव में नए लोग आ रहे हैं। उनके कदम तालाब की ओर बढ़ रहे थे और मैं समझ गया कि ये चक्र हमेशा चलता रहेगा। मैं अब केवल देखने वाला नहीं, बल्कि मार्गदर्शक बन चुका हूं। जैसे ही मैं चौपाल के पास पहुंचा, सूरज की पहली किरणें गांव में बिखर गईं, लेकिन मैं जानता था कि सूरज की रोशनी केवल बाहरी दुनिया के लिए है। यहाँ अंधेरा और रोशनी दोनों एक साथ मौजूद हैं। मैंने महसूस किया कि अब मैं गांव का हिस्सा बन चुका हूं, सपनों, अनुभवों और निर्णयों का। मेरे कदम धीमे हुए और मैं तालाब के किनारे खड़ा हो गया। बूढ़ा आदमी पास आया और बोला, अगली रात तुम्हें पता चलेगा कि गांव केवल देखना और समझना नहीं है, बल्कि इसमें खुद को जोड़ना भी है। मैंने आंखें बंद कीं और जैसे ही खोलीं, मैं अपने कमरे में था। बाहर सुबह हो चुकी थी, लेकिन अब मैं जानता था कि रातें मेरे लिए केवल नींद नहीं, बल्कि अनुभव और निर्णय का समय है।
और तभी मुझे एक नए नोटिफिकेशन की हल्की सी चमक दिखाई दी। अगली रात का बुलावा। उस रात मैं फिर उसी गांव में खड़ा था, लेकिन अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हवा स्थिर थी, कोई आहट नहीं, केवल तालाब की हल्की सी चमक मेरे कदमों की ओर इशारा कर रही थी। पहले की तरह डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी जिम्मेदारी महसूस हो रही थी। अब मैं सिर्फ आगंतुक नहीं था, मैं उस गांव का हिस्सा बन चुका था, और हर निर्णय मेरी अपनी सीमा तक मेरी जिम्मेदारी बन गया था। चौपाल की तरफ बढ़ते हुए मैंने देखा कि तालाब में पानी की सतह पर अब मेरे पिछले अनुभव तैर रहे थे। मेरे द्वारा देखे गए हर चेहरा, हर निर्णय, हर सपना। बूढ़ा आदमी मेरे सामने खड़ा था। उसने कहा, अब तुम्हें 7वां नियम दिखाया जाएगा। मैंने बैठने से पहले चारों ओर देखा। गांव पूरी तरह जीवित लग रहा था। 7वां नियम, उसने कहा, यह है कि जो भी यहां आता है उसे अपनी छाया और अपनी असली पहचान का सामना करना पड़ता है। मैंने देखा कि तालाब की सतह पर मेरी परछाई अलग अलग रूप ले रही थी। एक रूप बचपन का, एक रूप किशोर का, एक रूप वयस्क का और एक रूप वृद्ध का। हर रूप में मेरी अलग मानसिकता, अलग डर और अलग ताकत दिखाई दे रही थी। बूढ़े आदमी ने कहा, अब तुम्हें यह तय करना होगा कि कौन सा रूप तुम्हारा रहेगा, क्योंकि उसी के साथ तुम आगे बढ़ोगे। मैंने झुककर हर रूप को देखा। बचपन का रूप शांति और मासूमियत दर्शा रहा था, किशोर का रूप जिज्ञासा और साहस, वयस्क रूप जिम्मेदारी और चिंतन, वृद्ध रूप समझदारी और धैर्य। मैंने महसूस किया कि किसी एक रूप को चुनने का मतलब होगा कि मैं बाकी रूपों से दूरी बना दूं। लेकिन गांव, तालाब और लोग, सब कुछ मेरे निर्णय के अधीन है। मैंने गहरी सांस ली और अपने वयस्क रूप की ओर झुका, क्योंकि यही रूप मेरे अंदर की ताकत और जिम्मेदारी का प्रतीक था। जैसे ही मैंने ये निर्णय लिया, तालाब की सतह पर हल्की हल्की लहरें उठीं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसने कहा, अब तुम्हारा अनुभव गांव में स्थायी रूप से जुड़ गया है। और तभी मैंने देखा कि मेरे कदमों के निशान मिट्टी पर चमकने लगे। हर कदम मेरे अतीत और भविष्य दोनों को दर्शा रहा था। चौपाल के चारों ओर लोग इकट्ठा हो गए। उनका चेहरा अब और स्पष्ट था। हर किसी की परछाई तालाब की सतह में प्रतिबिंबित हो रही थी। बच्चे ने मेरी ओर देखा और बोला, अब तुम देख सकते हो कि इस गांव का अर्थ केवल अनुभव नहीं है, ये एक दर्पण है। मैंने तालाब में झांका। मेरे पास और मेरे सामने हर व्यक्ति का प्रतिबिंब था। किसी ने डर से रुकने का निर्णय लिया था, किसी ने साहस से आगे बढ़ा था। हर प्रतिबिंब एक कहानी, एक जीवन और एक विकल्प दर्शा रहा था। बूढ़े आदमी ने कहा, अब तुम्हें अंतिम रास्ता चुनना होगा। तालाब के सामने 3 रास्ते दिखाई दिए। पहला वही पुराना कच्चा मार्ग जो दिन की दुनिया में लौटाता, दूसरा अंधेरा मार्ग जो गांव में स्थायी रूप से रख लेता, और तीसरा मार्ग दोनों दुनिया का मिश्रण। मैंने तीसरे मार्ग की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही कदम रखा, तालाब की सतह चमकने लगी।